नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का समापन समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। वही कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां हम आज महाउत्सव का समापन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा भारत युवा संगठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जिसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। तरफ हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव-गांव, गली-गली से कोटि-कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है। सोमवार देर रात विपक्ष के कई नेताओं को एप्पल की तरफ से एक मैसेज भेजा गया, जिसमें बताया गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स शायद आपके फोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये गलत अलार्म हो सकता है, लेकिन चेतावनी गंभीरता से ले। जिसके बाद विपक्ष ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवा रहा है। एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया,
सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। ऐसा है तो फिर कह रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गया? मैं मानती हूं कि ये सीरियसनेस जो दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को, दिखानी चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो कौन सी ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं? इनका मकसद ये नहीं है कि सच्चाई सामने आए, इनका मकसद केवल और केवल शोर मचाना है। उलूल जुलूल वेबसाइट पे जाना, उलूल जुलूल आरोप लगाना, मैं समझता हूं इतनी परिपक्वता आप में आ जानी चाहिए कि कानून का भी पालन करे और बेबुनियाद आरोप बिना ठोस तथ्यों के ना लगाए। धन्यवाद। ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा? पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के रूप में 15 वर्ष में 1751 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। इसी फॉर्मूला के आधार पर एलजी इंडिया को भी 10 वर्षों के दौरान प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। लगभग 60,000-62,000 करोड़ रुपए का इनका प्रोडक्शन है और मात्र 3,000 करोड़ रुपए की इनकी बिक्री उत्तर प्रदेश में है। अर्थात इसके वित्तीय प्रोत्साहन इनको दिया जा रहा है, क्योंकि उस फार्मूले से उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था। अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाते हुए जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उतने के बराबर इनको रिइंबर्स किया जाएगा। और इस फार्मूले के हिसाब से 15 वर्षों में 1751 करोड़ रुपए की देने की बात, इनको प्रोत्साहन राशि देने की बात हुई है। एफडीआई के माध्यम से अभी तक उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिलता था वो लगभग बहुत कम है, केवल 9400 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसको देखते हुए बहुत ही आकर्षक पॉलिसी आज लॉन्च की गई और मंत्रिपरिषद के द्वारा जिसका अनुमोदन प्रदान किया गया कि पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। खास तौर से इनको 75 और 80% तो लैंड परचेज में सुविधा ये 5 वर्ष के लिए है और ये बहुत ज्यादा लिक्विडेटिव पॉलिसी है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, ताकि लोग रोजगार के अवसर भी बढ़ सके और हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी स्ट्रेंथन किया जा सके। जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे खास तौर से इन जनजातियों में एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। खास तौर से समाज में जनजातीय जीवन शैली, परंपराओं व कला विधाओं से परिचित हो सकेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों व उत्पादों का विक्रय होने से उन्हें आर्थिक लाभ होगा। प्रदेश में निवासरत जो जनजाति इसमें खास तौर से शामिल होगी उसमें थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, परिया, बैगा, अगरिया, पटारी, इस तरीके की जातियां जाएं, इन जातियों का खास तौर से ये एससी और एसटी का संग्रहालय बनेगा। तो सब जानते हैं कि 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तब रिस्पांस सिस्टम में काफी समय लगता था
अब उसको काफी एडवांस किया गया है। अभी वर्तमान में 112 को अगर हम कॉल करते हैं तो 13 मिनट उसका रिस्पांस टाइम है एवरेज। पीड़ित व्यक्ति के पास जो पहुंचने का जो अभी तक स्थिति थी उसमें लगभग 4-5 किलोमीटर था ग्रामीण क्षेत्र से और 1.5 किलोमीटर था करीब शहरी क्षेत्र से। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको इसमें शामिल करते हुए लगभग 50 मीटर तक वो लोकेट कर सकेगा। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि हमसे कितनी दूर है हमारा 112 नंबर गाड़ी, और रिस्पांस टाइम भी कम किया। साथ ही साथ उसको हर तरीके से एडवांस बनाने की कोशिश की है और अभी तक उसमें जो 673 पर्सन ड्यूटी पर थे उसके स्थान पर 875 कर दिए गए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस कार्य समिति मेंबर सचिन पायलट अब पत्नी सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। बता दें कि सचिन पायलट और सारा पायलट के बीच तलाक हो चुका है। पायलट के चुनावी एफिडेविट से इसका खुलासा हुआ है। उन्होंने विधानसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा। सचिन पायलट और सारा के बीच तलाक होने की जानकारी पहली बार सार्वजनिक हुई है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि तलाक कब हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि सचिन पायलट के दोनों बच्चे उनके पास हैं। पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर दोनों बच्चों के नाम लिखे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दिए गए एफिडेविट में सचिन पायलट ने पत्नी के नाम के कॉलम में सारा पायलट नाम लिखा था, लेकिन इस बार पत्नी के नाम के कॉलम में तलाकशुदा लिखा है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। कन्नौज में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में हिस्सा लिया। एसपी अमित कुमार आनंद ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खुद भी दौड़ में हिस्सा लिया। बता दें कि पुलिस लाइन से शुरू हुई ये दौड़ 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वापस पुलिस लाइन में खत्म हुई, जहां इसका समापन हुआ। दमोह में पटाखा फैक्ट्री के तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जिसमें 5 से 7 लोगों की मरने की आशंका जताई गई है। हादसे में पटाखा फैक्ट्री के संचालक अथवा गुप्ता की घटनाओं का स्थल में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के बड़े पुल की घटना बताई जा रही है, जिसमें अभी तक कई लोगों के दबी होने की खबर सामने आ रही है। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। धमाका इतना तेज था कि मकान धराशायी हो गया, जिसके बाद अधिकारियों को रेस्क्यू करने में परेशानी हो गई है। अभी ये इनिशियल स्टेज है, इसमें एक जांच जारी है। मजिस्ट्रेट जांच भी इसमें इनिशिएट की गई है, जिसमें कि 15 दिन में इसके पूरे कारणों की समीक्षा करके प्रतिवेदन दिया जाएगा। अभी इस स्टेज पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अस्पताल में 4 लोग ब्रॉड डेड थे, 3 व्यक्ति ब्रॉड डेड थे और 13 व्यक्ति यहाँ एडमिट हुए थे, जिसमें 4 को जबलपुर रेफर किया गया। उनके इलाज के लिए वहाँ के अधिकारियों से, मेडिकल टीम से चर्चाएं की गई और उसको अच्छे से अच्छा इलाज उनका वहाँ सुनिश्चित किया जाएगा। उसके अलावा सागर से भी यहाँ स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं जांच में। उत्तर प्रदेश में सपा की साइकिल यात्रा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी तेज हो चुकी है, जहां सपा सुप्रीमो की साइकिल चलाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चुटकी लेते हुए कहा है कि सपा सुप्रीमो खूब साइकिल चलाए, लेकिन काम किया होता तो आज साइकिल नहीं चलानी पड़ती। अजय राय ने यह भी कहा कि जिस पिछड़ी जाति के लिए अब सपा प्रेम उमड़ रहा है, उसको लेकर सपा ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जो व्यक्ति सत्ता में नहीं रहा है वो साइकिल रैली करे या सम्मेलन करे या लोगों को जोड़ने की बात करे, ये लोग तो सत्ता में रहे हुए लोग हैं, तो इनको तो जब सत्ता को इतने दिन तक सत्ता में रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी अगर आप पिछड़ी जात को और अन्य जातियों को जोड़ नहीं पाए, तो इसका मतलब मैं समझता हूं कि ये जनता सब देख रही है और बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रही है कि हम इस गद्दी पर बैठ के भी अगर काम नहीं कर पाए और विपक्ष में हैं
तो हम फिर लोगों को लुभाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए चीजों को सामने लेकर आएंगे। तो जनता सब कुछ देख रही है। मैं समझता हूं कि इसका जो असर पड़ना चाहिए, जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, वो बहुत ही मजबूती के साथ नहीं पड़ पाएगा। जहां एक तरफ सोमवार को अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर पीडीए का झंडा डंडा उठाए लखनऊ की सड़कों पर निकले, साथ ही हजारों कार्यकर्ताओं की फौज थी जिस यात्रा को सपा कार्यकर्ता अब तक 5000 किलोमीटर से ज्यादा चलाने का दावा कर रहे थे। जिस यात्रा में सपा संगठन के साथ साथ विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज शामिल थी, उसी यात्रा को यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी सियासी निगाहों से किस कदर तौल रहे थे, देखिए। सरकार में रहते हुए अगर चीजों को आपने उनके को नहीं मदद किया, उनको नहीं जोड़ पाए, या पिछड़ी जात या अति पिछड़ी जात जो थी उसके लिए आप काम नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूं कि ये आपके कार्य करने में कहीं न कहीं लोगों को खोट समझ में आएगा। तो अजय राय कहते हैं कि अगर सत्ता में रहते हुए जो दल पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का काम नहीं कर पाया और अब साइकिल यात्रा के जरिए उन तक पहुंच रहा है, काम ना कर पाने के बाद जनता को लुभाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, कितना काम आएगा ये कहा नहीं जा सकता। यानी सियासी तीर सीधे और सीधे अखिलेश की साइकिल यात्रा पर था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हो। हाल ही में अजय राय ने समाजवादी पार्टी को एमपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतारने के बाद अखिलेश यादव पर जिस तरह से एक के बाद एक सियासी हमले बोले थे, उसने संकेत दे दिया था कि अखिलेश इंडिया गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने उनकी पार्टी के नेताओं को धोखा दिया, अपमान किया। मगर अब बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पीडीए के जिस नारे को अखिलेश बुलंद कर रहे हैं, उसी पीडीए नारे पर अजय राय खोट निकाल रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोगों का मनसा या जिनका बैकग्राउंड किसी अन्य राजनीतिक दल का होता है, उस बैकग्राउंड की भाषा वो बोलते हैं। और इतना जरूर होता है राजनीति में कि अगर आप एक उंगली किसी ओर इशारा करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी ओर भी इशारा करती हैं। निश्चित तौर पे जाति जनगणना की मांग को लेकर, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ चुकी है और निश्चित तौर पे हम लोग इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो जाति जनगणना कराए। और अगर सरकार नहीं कराती तो जब भी समाजवादियों की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी अब सबसे प्रमुख एजेंडे के रूप में जाति जनगणना कराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा की रफ्तार के साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच तकरार की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है, जहां आरोप प्रत्यारोप और नोकझोंक का सिलसिला अब छींटाकशी तक जा पहुंचा है। यकीनन सियासी शीत युद्ध में वार एक बार फिर से अजय राय ने शुरू किया है। ऐसे में पलटवार अखिलेश यादव कैसे करेंगे, देखना ये बाकी है। मगर इतना जरूर है कि बार बार लगातार एक के बाद एक अजय राय के बयान क्या ये तस्दीक नहीं करते कि अजय आला कमान के आदेश पर ही अखिलेश पर सियासी हमले बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अजय राय चाहते क्या हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। भाजपा संगठन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए देश भर में प्रसिद्ध है और चुनावी बोर्ड में रहने के चलते हर बार तैयारियों के मोर्चे पर भी बीजेपी सभी दलों से आगे नजर आती है। ऐसे में उत्तराखंड में भी बीजेपी 5 सीटों पर कमर कस चुकी है। लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल की बात करें तो कांग्रेस अभी भी बूथ स्तर पर पदाधिकारियों से बैठक करती नजर आ रही है और कर्नाटक और हिमाचल की जीत दोहराने का दावा भी कर रही है। मगर सवाल ये कि क्या सिर्फ हरीश रावत के सहारे पार लगेगी कांग्रेस की नैया? आज इसी पर होगी चर्चा, मगर पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस का हमेशा से टक्कर का मुकाबला रहा है। दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर रही है। 2024 लोकसभा में एक बार फिर ऐसा लगता दिख रहा कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर 1999 से 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के 11, कांग्रेस के 7
और समाजवादी पार्टी के 1 सांसद बन चुके हैं, जिसमें भाजपा के 11 सांसदों ने 19 बार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस सांसदों ने 14 बार जीत हासिल की है। उत्तराखंड के इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि बीजेपी ने हमेशा उत्तराखंड में मजबूती से लड़कर जीत हासिल की है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर फतह हासिल की थी, जिसमें टिहरी से माला राज लक्ष्मी शाह, पौड़ी से तीरथ सिंह रावत, हरिद्वार लोकसभा से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट हैं। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी संगठन ने लोकसभा चुनाव होने से पहले ही तैयारियों में जुट गई है और सभी सांसदों को हारी हुई 23 विधानसभा सीटों में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% से ज्यादा वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं अभी तक कांग्रेस को मजबूत कैंडिडेट संसद के लिए नहीं मिले, मगर कांग्रेसी दावा कर रहे कि उनकी तैयारी पुख्ता है। ऐसा है, बीजेपी पिछले 10 साल से बोलते ना सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव जीत रही है। संगठन की अगर ये बात करते हैं बीजेपी, तो बीजेपी का संगठन हिमाचल में भी था। इन्होंने कहा था हमने पन्ना प्रमुख बना रखा है, तो मुझे लगता है पन्ना प्रमुख हो चाहे पवा प्रमुख हो, वहां भी नहीं चला। जनता जान चुकी है इन्होंने 10 साल में देश को गुमराह करने का काम किया है। कल हमारी रुद्रप्रयाग में बैठक है, हल्द्वानी में लगातार बैठक चली, बूथ से लेकर और राज्य स्तर तक संगठन पूरा तैयार है। जो कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं से महिलाओं से वादा किया था, उन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बीजेपी का संगठन धरा का धरा रह जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी के 5 सांसद तैयारी में जुटे हैं, इतना ही नहीं कई दावेदार भी दावेदारी को बेताब दिख रहे, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल कोई बड़ा चेहरा लड़ता नजर नहीं दिखाई दे रहा है। जरूर हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी दावेदारी ठोकी है। वहीं नैनीताल सीट से भी यशपाल आर्य अपनी सीट में दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस पर भाजपाई तंज कस रहे। प्रीतम सिंह जी की जहां तक बात है कि अपना नाम वापस ले लिए, तो देखिए ऐसा है, जिस तरह से लगातार उपचुनावों में भी उन लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें खुद समझ में आ गया है कि अब अगर हम खड़े भी होंगे तो हारेंगे ही। इस कारण उन्होंने अपना नाम शायद वापस ले लिया होगा। और बाकी लोकसभा चुनाव की जहाँ तक तैयारी की बात है और चीज़ों की बात है, तो वो इस समय अपने अंदर खाने की ही लड़ाई को नहीं संभाल पा रही है, तो वो जनता के बीच पार्टी की लड़ाई कहाँ से करेगी। तो पहले वो अपनी टूट फूट को थोड़ा सीलने की कोशिश करे। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। वो है कमल का फूल, इसलिए 100% जीत कमल की होगी। चुनाव सर पर है, मगर तैयारियों को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि कौन चुस्त कौन सुस्त। देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।